अगेन आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस सेशन में हम 13 अगस्त के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेशन में एंड तक बने रहिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप कलेक्ट कीजिए। सेशन को एंड तक ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है। पेरिस ओलंपिक की देखिए क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है, तो वहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ध्यान से एंड तक देखिए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फोकस क्वेश्चन है और पेरिस ओलंपिक 2024 से है। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में मेडल टेली में भारत 71वें रैंक पर रहा है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, हमारा फोकस क्वेश्चन है, तो यहां पर हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे जो भी है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड। ध्यान से एक एक फैक्ट को सुनिएगा। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल अपने नाम किए? तो पेरिस ओलंपिक में हमने टोटल 6 मेडल जीते हैं। एक हमने सिल्वर मेडल जीता और 5 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते। 3 ब्रॉन्ज मेडल हमारे शूटिंग में आए हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल आया है हॉकी में और एक ब्रॉन्ज मेडल आया है रेसलिंग में। इसके अलावा एक सिल्वर मेडल की बात करें तो ये किस में आया? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको मेडल टेली बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टेली में सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर कौन? तो पहले नंबर पर है यूएसए। टोटल 126 मेडल अपने नाम किए हैं यूएसए ने, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। इसके बाद आता है चाइना। चाइना ने 91 मेडल अपने नाम किए, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। फिर आता है तीसरे नंबर पर जापान, 45 मेडल जीते, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। देखिए, इसके बाद आप पाकिस्तान को याद रखिएगा, क्योंकि भैया ये हमसे ऊपर है तो पूछा जा सकता है। पाकिस्तान मेडल टेली में 62 रैंक पर है। एक गोल्ड आया है इनका जेवलिन थ्रो में, ठीक है, और गोल्ड से ही रैंक डिसाइड होती है, तो ये हमसे ऊपर है 62 रैंक पर। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक हो जाती है क्या? 71। एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल हो जाते हैं 6 मेडल। ओके, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि हमारे मेडल किस किस खेल में आए हैं। देखिए, 3 ब्रॉन्ज की बात करें सबसे पहले तो शूटिंग में हमारे 3 ब्रॉन्ज आए। मनु भाकर इंडिविजुअल ब्रॉन्ज लेकर आई है शूटिंग में। आजादी के बाद एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली भारत की पहली एथलीट है। कौन? मनु भाकर। एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में भी लेकर आई है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और एक मिक्स इवेंट में भी ये लेकर आई थी, टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ। तो पहला तो हो गया इंडिविजुअल सिंगल इवेंट में, ठीक है। हरियाणा से बिलोंग करती है, ब्रॉन्ज लाई है मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में। और इसके अलावा सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ये ब्रॉन्ज लेकर आई है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में, तो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर स्वप्निल कुसाले की बात होती है तो ये महाराष्ट्र से आते हैं, ब्रॉन्ज लेकर आए हैं शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, ठीक है। कौन? स्वप्निल कुसाले। कहां से है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र से। तो ये 3 तो हो गए ब्रॉन्ज हमारे शूटिंग के। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम एक ब्रॉन्ज लेकर आई। जो ब्रॉन्ज वाला जो मैच था भारतीय हॉकी टीम का स्पेन के साथ था, मतलब स्पेन को हराकर हमने ब्रॉन्ज जीता है हॉकी में, ठीक है। ओके, देखिए, इस ब्रॉन्ज को मिलाकर, मैंने आपको कुछ सेशंस पहले भी बताया था कि इस ब्रॉन्ज को मिलाकर हॉकी में अभी तक हम 13 मेडल जीत चुके हैं। कितने? 13। ओके, ये हमारा ब्रॉन्ज था। फिर एथलेटिक्स की बात करें तो इसमें एक आया है सिल्वर, नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, 89.45 मीटर का इन्होंने भाला फेंककर, जेवलिन फेंककर ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और एक ब्रॉन्ज आया है रेसलिंग में, अमन सहरावत लेकर आए हैं, हरियाणा के हैं, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये रेसलिंग में हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए, ठीक है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के इंडियन है, सबसे कम उम्र के भारतीय, 21 साल 24 दिन जब इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। इसके पहले ये रिकॉर्ड जो था ये पीवी सिंधु के नाम था। ओके, ठीक है। पेरिस ओलंपिक, इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं।
तो 33वां संस्करण था, आपको पता होना चाहिए। इवेंट का आयोजन 26 जुलाई को शुरू हुआ था और 11 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी थी। पेरिस में इसका आयोजन किया गया है, फ्रांस में, है ना। 32 स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे, 4 नए खेल जोड़े गए थे, एक ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। फिर टोटल एथलीट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 10,500, ठीक है। 10,500, 200 से ज्यादा कंट्रीज से आए थे। इसके बाद मैस्कॉट की बात करते हैं। मैस्कॉट क्या था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मैस्कॉट है ओलंपिक फ्रीज, चिड़िया का एक सिंबल है फ्रीज नाम की, पेरिस में पाई जाती है। तो फ्रीज, ये इसके एक टोपी के आकार का इसका सिंबल बनाया गया था, जो कि मैस्कॉट है पेरिस ओलंपिक 2024 का। ओपनिंग सेरेमनी 26 जुलाई को शुरू हुई थी सीन नदी के किनारे, ठीक है। तो 2024 में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जो ओलंपिक है 2028 में यूएसए में आयोजित किया जाएगा, लॉस एंजलिस में। यूएसए याद कर लो, काम हो जाएगा। ओके, इंडिया की बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में। तो हमने 117 एथलीट भेजे थे टोटल। सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में भेजे थे 29, 16 अलग अलग गेम्स के लिए। सबसे कम उम्र की जो एथलीट थी हमारी, वो थी धीनिधि देसिंघू, ठीक है, स्विमिंग से संबंधित। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 14 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में। सबसे ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट की बात करें तो ये रोहन बोपन्ना है, 44 वर्ष की आयु में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब कमेंट में बता देना कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, बता दोगे? ओके। शेफ द मिशन घोषित किया गया था गगन नारंग को, ये निशानेबाज है, शूटर, भारतीय शूटर गगन नारंग, ठीक है। तो शेफ द मिशन, तो इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही कैजुअल से फैक्ट है, लेकिन एग्जाम में सारे के सारे पूछे जाएंगे। एक एक फैक्ट मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है, ठीक है। फ्लैग बीरर की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में जो भारत के ध्वजवाहक रहे थे वो अंचत शरद कमल, टेबल टेनिस, और पीवी सिंधु, बैडमिंटन। और क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर, शूटिंग के, और पीआर श्रीजेश, हॉकी के गोलकीपर। ये क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे, है ना। भारत के सबसे पहले ध्वजवाहक की बात करें तो 1920 में पुरमा बनर्जी भारत के पहले ध्वजवाहक थे, एथलेटिक्स से संबंधित थे, और एंटवर्प जो कि बेल्जियम में स्थित है, यहां पर हुआ था 1920 का ओलंपिक। डन। शॉर्ट में आपको सारी डिटेल यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, एक एक फैक्ट यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूं। आप सभी को पता है 78 इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, पूरे भारत में धूमधाम से इसे मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में क्रेजी जीके ट्रिक के, देखिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन दोनों पर ही आपके लिए सेल शुरू हो गई है। सभी कोर्सेज जितने भी अवेलेबल है, जितनी भी पीडीएफ है, आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, अफोर्डेबल प्राइस में सभी कोर्सेज अवेलेबल है। इसलिए आप एक बार विजिट कीजिए दोनों एप्लीकेशन पर, आराम से सेल थोड़ी चलेगी एक हफ्ते तक, तो आराम से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपकी नीड हो, आप इजीली काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके जो भी आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स और पीडीएफ को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, वहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए बहुत कम होता है कि इतने नॉमिनल चार्जेस सारे कोर्सेस पर अवेलेबल हों, तो आप इसका फायदा उठाइएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी नई न्यूज़ है, जितने भी ऑफर्स हैं, और इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटी आपको क्रेजी जीके ट्रिक देता है समय समय पर, उस सभी का अपडेट आपको क्रेजी जीके ट्रिक के व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आपको नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट सचिव की बात करें तो हाल ही में कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त की गई टीवी सोमनाथन की। किसकी? टीवी सोमनाथन भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। कौन है? 1987 के तमिलनाडु कैडर के एक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस अधिकारी है, टीवी सोमनाथन। इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ओके, इनके पहले कौन था कैबिनेट सेक्रेटरी? तो इनके पहले अभी तक ये पद होल्ड कर रहे थे राजीव गौबा।
इनके स्थान पर नियुक्त किया गया टीवी सोमनाथन को। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर इनका जो कार्यकाल है 30 अगस्त से शुरू होगा इस मंथ के एंड में, और ये 2 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नई नियुक्ति हुई है टीवी सोमनाथन की, जो कि तमिलनाडु केडर के एक आईएएस अधिकारी हैं। तो हमने आंसर ले लिया है टीवी सोमनाथन, कैबिनेट सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई। पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था, तो नटवर सिंह की बात करें जो कि पूर्व फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, ये भारत के राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। कहां से, राजस्थान राज्य से। हाल ही में देखिए लंबी बीमारी के बाद 95 वर्ष की आयु में इनका गुरुग्राम में निधन हो गया। कौन, नटवर सिंह, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब फॉर्मर विदेश मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है नटवर सिंह। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हालांकि इनका निधन गुरुग्राम में हुआ है, लेकिन इनका जो स्टेट है भरतपुर राजस्थान है, राजस्थान के भरतपुर से आते हैं ये। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री के पद को इन्होंने होल्ड किया था 2004 से लेकर 2005 तक। मई 2004 में बने थे और दिसंबर 2005 तक ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं भारत में। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण पद्म भूषण दिया जा चुका है इन्हें 1984 में नटवर सिंह को। ठीक है, तो राजस्थान के हैं। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी काफी फेमस हुई थी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। ऑटोबायोग्राफी किसकी, नटवर सिंह की। ठीक है, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसने अलग अलग कैटेगरी में भारत के संस्थानों को, इंस्टीट्यूशनों को रैंक से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। और इसमें जो ओवरऑल कैटेगरी है, इसमें भारत का सर्वोच्च संस्थान, सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन आईआईटी मद्रास को घोषित किया गया है। आंसर है, सारे इंस्टीट्यूशन को उनकी नीतियों के आधार पर, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रैंक दी जाती है, लेकिन एक कैटेगरी है जो कि ओवरऑल कैटेगरी है। इसमें सर्वोच्च संस्थान कौन, आईआईटी मद्रास। ओके, देखिए 12 अगस्त को केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग को 2024 की जारी किया है। अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सभी इंस्टीट्यूशन को। जैसे देखिए, एक तो हो गई ओवरऑल कैटेगरी, है ना। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी, इंजीनियरिंग कैटेगरी, मैनेजमेंट कैटेगरी, लॉ कैटेगरी, आर्किटेक्चर कैटेगरी, कॉलेजेस की कैटेगरी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी, फार्मेसी, डेंटल, एग्रीकल्चर, इनोवेशन। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। मैं आपको ओवरऑल कैटेगरी में जो टॉप 3 हैं पहले उनके बारे में बता देता हूं। तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूशन आईआईटी मद्रास, जो हमारा आंसर था। सेकंड नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, थर्ड पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे। ये तो हो गई ओवरऑल कैटेगरी। सेकंड आता है टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इसमें पहले नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फर्स्ट, सेकंड जेएनयू नई दिल्ली, और थर्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। 2 कैटेगरी मैंने आपको यहां पर बता दी। इसके बाद जो कैटेगरी है उसमें से मैं आपको टॉप बता देता हूं एक एक, क्योंकि ना तो याद होगी और ना उनको याद करने का आपके पास कोई मतलब है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती। टॉप याद कर लेना, ठीक है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसकी कैटेगरी में पहले नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आईआईटी मद्रास। टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, इसमें आईआईएम अहमदाबाद पहले स्थान पर। टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, इसमें है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली का। टॉप डेंटल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसमें है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई का, है ना। इसके बाद टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसमें पहले नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। टॉप लॉ इंस्टीट्यूशन, पहले नंबर पर नेशनल लॉ साइंस ऑफ इंडिया बेंगलुरु।
टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, इसमें पहले नंबर पर है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और टॉप कॉलेजेस इन इंडिया की बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली। ध्यान से रिवाइंड करके एक बार फिर से देखना, ठीक है। टॉप फर्स्ट जो है अदर कैटेगरी में याद कर लो, ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 3 बताई है, वो याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। रैंकिंग कौन जारी करता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। भारत की जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको रैंक दी जाती है अलग अलग कैटेगरी में। 2015 में से शुरू किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस फ्रेमवर्क को जारी करता है हर साल, ठीक है। इंस्टीट्यूशन या जो यूनिवर्सिटीज है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे, इसकी बात कर रहे हैं तो यह हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेशनल यूथ डे की बात करते तो कब मनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे जो कि स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये इंटरनेशनल यूथ डे है जो कि हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब? 12 अगस्त। 2024 में फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम है इंटरनेशनल यूथ डे की। सबसे पहली बार 1999 में यूनाइटेड नेशन ने इस डे को मनाए जाने की घोषणा की थी कि भैया 12 जनवरी को हम मनाएंगे, लेकिन इसे शुरू किया गया था वर्ष 2000 में। घोषणा की गई 1999 में, 1999 में, लेकिन पहली बार कब मनाया गया? 2000, सन 2000। पूरे दुनिया भर के जितने भी युवा हैं उनके सामने जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनका समाधान करना, उन्हें सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और पूरे देश की उन्नति में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना इंटरनेशनल यूथ डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को, लेकिन अगर हम नेशनल यूथ डे की बात करते हैं तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। पॉल कागामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? वैसे कुछ सेशंस पहले यह क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। पॉल कागामे, अगर इनकी बात करें तो ये नए प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है रवांडा में। जानते हैं रवांडा का है? अफ्रीकी देश है। लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये है हमारे पॉल साहब, ठीक है। रवांडा के नए प्रेसिडेंट बने हैं। रवांडा एक अफ्रीकी देश है। इसकी नेबर कंट्री देखो आप, तंजानिया, ठीक है। दक्षिण में बुरुंडी, उत्तर में आते हैं तो युगांडा और पश्चिम में आते हैं तो कांगो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है। इसकी पड़ोसी देश है किसके? रवांडा के। इसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है किसने? पॉल कागामे ने। पॉल कागामे रवांडा के चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं, यह भी याद रखिएगा। अफ्रीकी देश रवांडा की कैपिटल किगाली है और पॉल कागामे यहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। लोकार्नो, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सी लंबी लाइन है, ध्यान से पढ़ना। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला केरियरा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन अवार्ड, ये एक अवार्ड का नाम है, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल लोकार्नो नाम की जगह पर होता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला केरियरा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं फिल्म अभिनेता शाहरुख खान। शाहरुख खान को यह अवार्ड दिया गया है, लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है, स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। इसमें पार्डो अला केरियरा अस्कोना लोकार्नो पर्यटन पुरस्कार, केवल आप इतना याद कर लो कि लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन? तो यह होगा शाहरुख खान, ठीक है ना। शाहरुख खान को यह जो सम्मान है हिंदी मूवीज में उनके योगदान के लिए और भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य में संबंधों को मजबूत करने के लिए, स्विट्जरलैंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यह अवार्ड दिया गया, लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में आयोजित किया जाता है और 1946 से इसका आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में। अवार्ड किसे दिया गया? टूरिज्म अवार्ड शाहरुख खान।
पहले भारतीय जिनको यह अवार्ड दिया गया। आगे आइए, इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया है? तो इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि भारत का पहला है, यह खोला गया है गुजरात में। कहां पर? गुजरात। आंसर डी। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए, IACC की अगर हम बात करते हैं, इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करते, तो इसने भारत में MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुजरात में खोला है ताकि MSME और अमेरिकी कंपनियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। भारत में जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको और अमेरिकी कंपनियों को एक साथ जोड़ा जा सके, जिससे भारतीय MSME उत्पादों को एक बाजार मिल पाएगा, इनकी भी पहुंच बड़ी होगी, ब्रॉड एरिया होगा और अमेरिका तक इन प्रोडक्ट को बेचा जा सकेगा और इन सभी उद्योगों को नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा सकेगा। तो छोटे मध्यम जो भारत में उद्योग है, मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, उनको मजबूती प्रदान करना, दुनिया के बाजारों से उनको जोड़ना, फर्स्ट IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य। कहां पर स्थापित किया गया? गुजरात राज्य में। यहां पर देखिए, अगर आपको इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में समझ में आएगा तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी। यह संस्था क्या करती है? भारत अमेरिका आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत और अमेरिका के आर्थिक जुड़ाव के लिए काम करता है। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। ठीक है, इसके द्वारा भारत का पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया गया? गुजरात में। आगे आइए, चर्चा में रहा कुस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? कुस्क क्षेत्र की बात करें तो यह देखने को मिलेगा रशिया में। अभी न्यूज में काफी सुर्खियों में, क्योंकि यूक्रेन की सेना रशिया के कुस्क क्षेत्र में घुस गई। आप यहां पर लोकेशन देखेंगे, अगर आपको मैप पर क्लियर दिख रहा है तो देखो, ये यूक्रेन का एरिया है। ठीक है, अगर आप ये बाउंड्री देखेंगे तो ये यूक्रेन की बाउंड्री है। ठीक है, यहां से यूं जा रही, और ये एक क्षेत्र है कुस्क या कुर्स्क बोलते हैं वहां पर इसको, ये रशिया के पश्चिम में स्थित है। अब यूक्रेन की सेना घुस गई है इस क्षेत्र में और इसीलिए रशिया ने यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की है, क्षेत्रीय इमरजेंसी। ठीक है ना, तो कुस्क रीजन की बात करें तो रशिया के पश्चिम में, यूक्रेन के पूर्व में, यूक्रेन और रशिया की सीमा पर स्थित है, लेकिन रशिया का एरिया। ठीक है ना, रूस ने यूक्रेन की ओर से बड़े पैमाने पर घुसपैठ के बाद इस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। इस क्षेत्र में नॉर्मली निपर और डॉन नदियां बहती है। निपर और डॉन नदियों का बहाव क्षेत्र है कुस्क रीजन में। कहां पर है? रशिया में। अभी सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में भयंकर युद्ध चल रहा है और एरिया रशिया का है। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो विश्व की भारत के हरियाणा राज्य में, पहले आंसर लेते हैं, भारत के हरियाणा राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाने वाला है। हरियाणा। कब? तो सितंबर मंथ में भारत के हरियाणा राज्य में फर्स्ट ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मली अगर ऑफिशियली इसका नाम देखें तो ग्लोबल ओवरसीज विमेन कबड्डी लीग के नाम से इसे जाना जाता है। यह जो टूर्नामेंट हरियाणा में होगा सितंबर में, फर्स्ट ग्लोबल विमेन कबड्डी लीग, इसमें 15 से अधिक देशों की महिला खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले। ठीक है ना, अब भारत में आयोजित होने से फायदा क्या होगा? तो देखिए, यह जो आयोजन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहली चीज कबड्डी को प्रमोट करेगा और इसके अलावा बहुत हद तक चांसेस है कि भैया ओलंपिक में आगे चलकर कबड्डी को शामिल किया जा पाए, है ना। अगर ऐसे इंटरनेशनल कबड्डी के टूर्नामेंट होते रहेंगे तो आगे चलकर ओलंपिक में भी इसके शामिल होने की संभावना है। और इसके अलावा 2036 में ओलंपिक की होस्टिंग की जो दावेदारी है भारत की, उसको भी ये मजबूती प्रदान करेगा। ओलंपिक का ध्यान जाएगा कि भैया भारत इतने अच्छे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो ओलंपिक भी होस्ट कर सकता है। तो उम्मीद है कि 2036 तक भारत को ओलंपिक की भी मेजबानी का मिल जाए अधिकार, है ना, होस्ट कर पाए इंडिया। तो ये सभी उद्देश्य फर्स्ट ग्लोबल विमेन कबड्डी लीग का आयोजन इस साल सितंबर मंथ में होगा भारत के हरियाणा राज्य में।
ओके, तो यहां पर 13 अगस्त के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक एक फैक्ट को बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से मैंने आपको समझाया है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो रिवाइंड करके वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर में जो हमने डिस्कस किए थे करंट अफेयर, उनको एक बार यहां पर रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? कौन? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता? तो 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अमन सहरावत ने जीता था ब्रॉन्ज। भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है भारत और श्रीलंका। मित्र की शक्ति से श्रीलंका फतेह किया है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल, आंसर ले लिया हमने, ओके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। यह चरण की अवधि क्या है? तो इस चरण की अवधि है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29। हर साल वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। चर्चित अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज किस महासागर में स्थित है? तो यह देखने को मिलेंगे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। आगे, लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में चर्चा में रही लेक तुर्काना किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में किस मिशन के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई? तो यह है दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये सारे हमारे आंसर हो गए। लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन हो गया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देखें। सभी के सही आंसर आए, जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट किया है सभी के लगभग सही आंसर है। एक सिंगल मुझे ऐसा कमेंट नहीं दिखा जिनका गलत आंसर हो, बिल्कुल सही आंसर था सभी का। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोला गया है। निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी है निखत जरीन। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल सहायक नदी है यमुना की। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंदौर के निकट जाना पाव की पहाड़ियां है, वहां से चंबल नदी निकलती है बहते हुए एमपी के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद यूपी जाती है। वैसे एक बार फिर से एमपी में आती है चंबल भिंड मुरैना के एरिया में और फिर जाती है यूपी और यूपी के इटावा में यमुना से मिलती है चंबल नदी, तो यमुना की सहायक। ओके, तो यहां पर आपको तीनों आंसर मिल गए होंगे आई होप। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनिए। किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तीनों का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक मिड वीडियो क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है, आई होप आपने नोट किया होगा, और नहीं किया है, नहीं याद तो एक बार फिर से वीडियो देखो। चारों क्वेश्चन के आंसर चाहिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।